हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ सालों से भारत के अंतर्गत जो कानून की स्थिति है या कानून की व्यवस्था है, उसको लेकर अलग अलग तरह से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसका विवरण राज्यवार देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में जो रूल ऑफ लॉ की प्रक्रिया है या रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था है, उसको लेकर के अलग अलग स्थितियां भी दिखाई देती हैं। कुछ राज्यों में अगर हम देखें तो जो कानून की व्यवस्था है वह बेहतर दिखती है, वहीं कुछ राज्यों में जो कानून की व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। पिछले कुछ समय से अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करके देखें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो सरकार की व्यवस्था है या सरकार की मशीनरी है, पुलिस व्यवस्था है, जिस तरह से कार्य कर रही है, उसको लेकर के भी जो रूल ऑफ लॉ है उसके उल्लंघन की बातें कही गई हैं। अब हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक तरह का एक इंडेक्स है, जिसके अंतर्गत भारत की जो रैंकिंग है पिछले कुछ सालों के आधार पर उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की रैंक भी देखेंगे एक इंडेक्स में तो वहां पर भी गिरावट आ रही है। आज के सेशन में हम समझेंगे इस रिपोर्ट को, किस तरह से इसको बनाया गया है, और रूल ऑफ लॉ जो एक शब्द है, कानून का शासन एक शब्द है, उसे किस तरह से परिभाषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं किस तरह से उसको लेकर के बात करती हैं। टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में क्यों बिगड़ी भारत की स्थिति। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर के एक आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने एक स्टोरी से इसको कवर किया है, लेकिन हम चूंकि इसके मेन फोकस पर ही बात करेंगे, मेन की पॉइंट्स पर बात करेंगे, देखते हैं तो चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए फिर समझेंगे रूल ऑफ लॉ क्या है, यूएन इसे किस तरह से परिभाषित करता है, अभी जो इंडेक्स है इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इस इंडेक्स के बनाए जाने के लाभ क्या है, हम किस तरह से इससे निकलने वाले परिणामों को आंक सकते हैं। इसके अलावा भारत की क्या स्थिति है, इसमें एक और रिपोर्ट का जिक्र है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जो भारत के राज्यवार आकलन का विवरण प्रस्तुत करती है, इसको भी देखेंगे। और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी हम एनालाइज इसको करेंगे ही, तो आपको मेंस में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था खंड के अंतर्गत ये विषय जुड़ जाएगा। और फिर अगर आप इसके आगे भी बढ़ेंगे तो फिर सोशल जस्टिस वाले सेक्शन पे इसके आपको अप्लाइड फॉर्म देखने को मिलेंगी, यानी इसकी जो वास्तविक प्रक्रिया है वो किस तरह से समाज में कार्य करेगी और किस तरह से लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो वहां मिलेगा। पॉलिसी के लेवल पर समझेंगे तो पुलिस हिरासत में हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा चर्चा में थे। पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाना, हिरासत में लाइव कैमरे के आगे हत्या किया जाना, अपने आप में वैश्विक स्तर पर जो मीडिया है, वैश्विक स्तर पर लोग है, समाज है, उसका एक नजरिया भारत को लेकर के किस तरह से बन रहा है, ये रिपोर्ट्स हमें इसके बारे में जानकारी देती हैं। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 का जो है वो जारी हुआ है और इसमें भारत की वैश्विक रैंकिंग में पिछले सालों की तुलना में गिरावट कर दी गई है। गिरावट कितनी है? 140 देशों की तो रैंकिंग की जा रही है और इसमें अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत 8 पायदान गिर गया है और 69 से 77 यानी 69 से 77वें स्थान पर आ गया है, इसलिए चर्चा में है। कौन से देश यहां पर टॉप पर हैं और भारत के पड़ोसियों का क्या हाल है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें आपको दिखाई देगा ओवरऑल स्कोर 0.090। अगर आप इसको ऐसे समझे तो इसमें जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 1 यानी कि सर्वोच्च प्रदर्शन, 0 यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन। अब यहां पर आपको अलग अलग देशों की जो रैंकिंग है इसी हिसाब से बनी हुई दिखेगी। तो टॉप 5 में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले डेनमार्क है, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर स्वीडन और फिर नीदरलैंड, और इनके स्कोर यहां पर दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं उन प्रमुख देशों के नामों पर जिनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि है यूके, चाइना, यूएस, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यूके की जो रैंक है वो है 15, 0.79 इसको स्कोर दिया गया है। चीन भारत का प्रमुख पड़ोसी 0.73 और इसकी जो रैंक है वो है 22। यूएस को देखेंगे तो यूएस की रैंक है 26। अब आते हैं भारत के पड़ोसियों पर। श्रीलंका की रैंक भी भारत से बेहतर है, 74, और भारत है 77वें नंबर पर। फिर 2 पड़ोसी देश और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये भारत से नीचे हैं। हम यहां पर खुश हो सकते हैं कि बांग्लादेश 127वें स्थान पर है और पाकिस्तान 129वें स्थान पर, तो उनकी स्थिति हमसे कहीं ज्यादा खराब है। लेकिन हमारे लिए समझने की बात यह है कि यहां पर 8 पायदान की गिरावट दर्ज की गई है पिछले साल की रिपोर्ट के मुकाबले। अब समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ आखिर है क्या, इस सिद्धांत को यूनाइटेड नेशंस किस तरह से परिभाषित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक
रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन शासन का एक सिद्धांत है। एक समय हम जानते थे कि राजा कानून को बनाता था, कानून का पालन कराता था और उसके हिसाब से दंड भी देता था। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही पावर्स किसके पास निहित थी? राजा के पास। और न्याय, तीनों ही शक्तियां राजा के पास थी। फिर हमने लोकतंत्र को अपनाया और इन शक्तियों का विभाजन कर दिया, जहां पर विधायिका अलग तरह से कार्य करेगी, कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के हिसाब से कार्य करेगी और जो न्यायपालिका है वो उन कानूनों के हिसाब से न्याय करेगी। जो भी कानून के मुताबिक अगर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, जो दोषी नहीं होगा उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, ये परिभाषा थी। अब यूएन क्या कहता है? राज्य सहित सार्वजनिक और निजी सभी व्यक्ति संस्थाएं सार्वजनिक रूप से घोषित कानूनों के प्रति जवाबदेह होगी। अब जिस कानून को हमने बनाया है उस कानून के प्रति अगर सभी संस्थाएं और सभी लोग बराबर नहीं होंगे तो सभी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर कोई भी कानून की प्रक्रिया से बेहतर खुद को समझेगा या वैसा एस्टेब्लिश किया जाएगा तो ऐसे कानून समान रूप से लागू होंगे, सबके लिए लागू होंगे और स्वतंत्र रूप से उन्हें अधिनिर्णित किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और मानकों के अनुरूप वो बनाए जाएंगे। यानी ऐसा ना हो कि केवल कानून बना दिया गया है और उस कानून के पीछे के जो कारण है वो अपने आप में इतने जटिल हो गए हैं या उसका जो उद्देश्य है इतना विकट हो गया है कि उसके हिसाब से जो कानून का पालन कराएगा वो निर्णय भी अपने आप में सही नहीं होगा। अब रूल ऑफ द लॉ की जो रैंकिंग आई है उसे कौन बनाता है ये भी समझ लें। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक संस्था है जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। एक स्वतंत्र और बहुविषयक संगठन है जो दुनिया भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इंडेक्स का निर्माण अगर हम समझे तो हमें बेसिक बातें और समझ में आएंगी। इसमें 8 कारकों को देखा जाता है किसी देश के अंतर्गत। फिर हम वहां पर यह भी समझ पाएंगे कि भारत में जो प्रक्रिया है, भारत की जो रैंकिंग है वो क्यों गिरी और भारत की रैंकिंग गिरी। उसके अलावा भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, राज्यों की रैंकिंग क्यों गिरी। तो इसके आगे 8 कारकों को ये ऑब्जर्व करते हैं किसी भी देश के अंतर्गत जो 140 देशों की रैंकिंग जारी करते हैं। फिर इन 8 को आगे 44 उपकारकों में विभाजित कर देते हैं। हालांकि हम वहां तक नहीं जाएंगे, हम 8 को ही देख लेंगे। पहला है सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, यानी सरकार, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस तरह से आपस में कार्य करते हैं। यानी ऐसा ना हो कि सारी पावर केवल कार्यपालिका के पास ही मौजूद रह जाए। ऐसे में किस तरह से चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कार्य करेगी ये देखना होगा। दूसरा, वहां पर भ्रष्टाचार तो नहीं फैला है, सारी प्रक्रियाएं ठीक से हो रही हैं या नहीं। तीसरा, सरकार कितनी ओपन है, व्यवस्था को लेकर के कितना ओपन किया गया है, लोगों की कितनी पहुंच है। अगला, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को लेकर के भी यहां पर देखा जाता है कि लोगों के पास जो अधिकार हैं कहीं ऐसा तो नहीं उनको बाधित कर दिया जाए। इसी तरह व्यवस्था और सुरक्षा किस तरह से बनाई गई है, सिक्योरिटी को किस तरह से दिया गया है, इन चीजों को देखेंगे। इसके अलावा रेगुलेटरी जो इन्फोर्समेंट है उसकी बात भी आएगी कि किस तरह से उसको इन्फोर्स किया जाता है। इसके अलावा 2 और अहम बातें, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय, इन दोनों को ध्यान में रख करके फिर किसी भी देश के अंतर्गत इन सभी चीजों को नोटिस किया जाएगा। अब इसके लाभ क्या हैं? पहला तो ये कि अगर किसी भी देश के अंतर्गत जो कानून की व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक तरह से कार्य करता है तो वहां पर उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहां पर पीस है, वहां पर हार्मनी है, वो सभी चीजें स्थापित होंगी। और ये एक उद्देश्य भी है इस व्यवस्था का, जहां पर अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जिन देशों में कानून की व्यवस्था बेहतर है वहां पर निवेश भी ज्यादा आकर्षित होता है, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, अपराध कम होते हैं, भ्रष्टाचार कम होता है, ये सारी चीजें। तो आपको दिखेगा इन देशों में जो बेहतर स्थिति में है वो देश हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। भारत को देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर 0.51 था और भारत कहां पर आता है। इसी तरह एजुकेशन में आप देखेंगे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बेहतर होगी। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहां पर भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और शांति, इन सभी चीजों में देशों का स्कोर अपने आप बेहतर दिखाई देता है। भारत की स्थिति क्या है? हमने शुरुआत में देखा कि भारत की रैंक कहां आ गई, 77वें स्थान पर आ गई 144 देशों में। अब कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जहां पर ओवरऑल स्कोर दिख रहा है। रीजनल रैंक देखेंगे तो 6 देशों में से तीसरी है। इनकम रैंक देखेंगे तो 38 में से 9 है।
वहीं पर उन पैरामीटर्स की भी बात है ग्लोबल रैंक में, जिन 8 पैरामीटर्स पर हमने चर्चा की है, जैसे करप्शन का ना होना, ठीक, खुली सरकार, यहाँ पर अलग अलग स्तर पर जो स्कोर भारत ने प्राप्त किया है वो दर्शाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसका भी स्कोर देख सकते हैं कि किस तरह से रीजनल रैंक डिसाइड हुई है, इनकम रैंक और ग्लोबल रैंक, फिर भारत यहाँ पर ठहरता है। लेकिन हमारे लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भारत के अंतर्गत देश के स्तर पर रैंकिंग में गिरावट है। कारण हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी एक है जो इसके पहले आई थी और उसमें हमें यह पता चला कि भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, राज्यों की भी रैंकिंग में किस राज्य का खराब प्रदर्शन है। क्योंकि इंडिया की रैंकिंग तो ओवरऑल है ना, हमें एक देश की स्थिति समझ में आती है, लेकिन देश में भी अलग अलग स्तर पर जो राज्य हैं वो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं और उनकी प्रक्रिया भी अलग है। तो भारत की रैंकिंग गिरने में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 उप घटकों पर केंद्रित होती है, अभी हम उनको भी देख लेंगे, और भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं उनकी रैंकिंग यहां पर की जाती है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मिलकर के जिनका प्रयास है IGR को लाना, जैसे दक्ष, कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS का भी नाम इसमें आता है, जो मिलकर के इस रिपोर्ट को बनाते हैं। इसके बाद आते हैं राज्यवार रैंकिंग पर, जहां पर आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश का स्कोर 3.78 के साथ पूरे देश के राज्यों की जहां जहां रैंकिंग की गई है, जैसे इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट शामिल नहीं है, यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया, यहाँ सिक्किम को शामिल नहीं किया गया। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो कौन सा है, 18वां, यानी कि बड़े जो राज्य हैं, बड़े राज्यों में 18वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा कर्नाटक। तो कर्नाटक का सबसे बेहतर स्कोर है 10 में से और उत्तर प्रदेश का स्कोर सबसे खराब है। क्यों खराब है इसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो जब से ये वाली रिपोर्ट लॉन्च हुई है IGR 2019 से, तब से उत्तर प्रदेश का स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप इसका ओवरऑल स्कोर देखते हैं तो 18 है, 2019 में भी था, 2020 में दूसरी रिपोर्ट आई तब भी 18 था और 2022 में इसकी जो तीसरी रिपोर्ट आई है उसमें भी 18 है। जो 4 फैक्टर की हमने बात की थी उसमें है पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी और लीगल एड, कानूनी सहायता। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों के लिए जो रैंकिंग है उसको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो आप ओवरऑल इन स्थितियों से समझ सकते हैं कि अभी के लिए कंडीशन क्या है, लेकिन ये एक रिपोर्ट है जो केवल एक आंकड़ों को दर्शाती है। स्थितियां सब्जेक्टिव हैं और अलग अलग तरह से कार्य करती हैं, लेकिन अंततः रूल ऑफ लॉ का लागू होना देश के आर्थिक और अन्य तरह के सामाजिक विकासों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखें आज का सवाल। प्रश्न है, रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? बहुत आसान सा सवाल है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, IMF या फिर नीति आयोग? तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखना ना भूलें। ये भी लिख सकते हैं प्रोग्राम आपको कैसा लगा या फिर आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।